हेलो, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विद आरती। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी हेतु हम अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को करते आ रहे हैं। आज हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 11 जून, ऑप्शन डी 15 सितंबर। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को हमारे अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को क्या माना गया है? हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की आदि जननी क्या है? आपको बताना हिंदी की आदि जननी क्या है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी प्राकृत। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी संस्कृत। संस्कृत हिंदी भाषा की आदि जननी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेघ का पर्यायवाची क्या है? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है ए नीरद, बी अवधूत, सी अनल, डी चपला। तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नीरद। नीरद क्या है? मेघ का पर्यायवाची है। यदि मेघ के और पर्यायवाची की बात करें तो क्या होता है? नीरद के अलावा आपका वारिद, जलधर, ये आपके किसके पर्यायवाची हैं? मेघ के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चपला आपका किसका पर्यायवाची है? इसे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है। आपका क्वेश्चन है नाक का बाल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तंग करना, ऑप्शन बी क्रोधित करना, ऑप्शन सी कठिनाई का अनुभव करना, ऑप्शन डी अधिक प्यारा होना। तो चलिए नाक का बाल होना, हमारा जो सही आंसर होगा इस मुहावरे का वो है ऑप्शन डी अधिक प्यारा होना या अधिक प्रिय होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही तरीके से लिखा, मतलब कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए प्राकथन, ऑप्शन बी प्रकथन, ऑप्शन सी प्राकथन, ऑप्शन डी प्रकाथन। तो आप इसका आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकथन। ये आपका प्राकथन कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। निदर्शन कैसे लिखा जाएगा? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी निदर्शन, निदर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसमें एरा प्रत्यय नहीं है?
आपको बताना है एरा प्रत्यय से कौन सा शब्द इनमें से नहीं बना है। ऑप्शन ए चटेरा, ऑप्शन बी ममेरा, ऑप्शन सी फुफेरा, ऑप्शन डी मौसेरा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए चटेरा। चटेरा जो है वो एरा प्रत्यय से नहीं बना है। ममेरा, फुफेरा, मौसेरा इसमें एरा प्रत्यय लगा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। आपको बताना है, हमारे सामने दिगंबर शब्द है, इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है, मतलब किस संधि के नियम से दिगंबर शब्द बना है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अपना आंसर करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जो है हमारा वो दिगंबर शब्द बनता है किससे, व्यंजन संधि से। इसमें पहला नियम हमने आपको पढ़ाया है, आप जाके वीडियो नहीं देखे हैं तो हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं हिंदी ग्रामर के। दिक प्लस अंबर, और आपका ये जो पहला नियम है व्यंजन संधि का वो यहाँ पर काम करेगा जिसत संधि का, कि आपका पहला वर्ड किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ड में बदल जाएगा और बन जाएगा क्या, दिगंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसके साथ निर उपसर्ग जोड़ने से बनना अर्थ प्रकट होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर उपसर्ग आपको जोड़ेंगे तो जो भी शब्द बनेगा उसका अर्थ क्या होना चाहिए, बनना। अब वो कौन से शब्द हैं, ऑप्शन ए वान, ऑप्शन बी माण, ऑप्शन सी दोष, ऑप्शन डी धारण। तो देखिए आप सब में जोड़ करके देखिए। पहले में यदि आप निर प्रत्यय जोड़ते हैं, सॉरी उपसर्ग जोड़ते हैं तो आपका क्या बनेगा, निर्वाण बनेगा, निर्वाण बनेगा, निर्वाण, तो ये बनना नहीं है। दूसरा निर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, निर्माण, ये आपके विसर्ग संधि के नियम से बन रहा है। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो बनना के अर्थ में कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्माण। क्योंकि अगर आप दोष में जोड़ोगे तो निर्दोष हो जाएगा, धारण में जोड़ोगे तो निर्धारण हो जाएगा। तो बनना के अर्थ में हमें लेना था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शब्द उस उपसर्ग रहित है। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है। ऑप्शन ए सर्व, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी सर्वत, ऑप्शन डी संज्ञान। ऐसा कौन सा शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सर्व। सर्व में उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में आपके क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे कल्प में देखिए, देख लेते हैं। कल्प में यहाँ पे देखिए सम लगा है, संकल्प बना है, और यहाँ पर आपका सर्वस्त्र में वस्त्र में श लगा दिया, सर्वस्त्र हो गया। ज्ञान में श्रम लगा दिया, संज्ञान हो गया। तो सब उपसर्ग से बने हैं, ऑप्शन ए सर्व उपसर्ग से नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्हार की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा। मतलब यदि हम उत प्लस हार को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए उद्धार, उधार, ऑप्शन बी उत्हार, ऑप्शन सी उद्धार, ऑप्शन डी उदार। तो चलिए इसका आंसर कीजिए। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत प्लस हार, ये व्यंजन संधि के नियम से बना है, और ता हमारा किसमें बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका उद्धार, और धा हमारा आधा है, हलंत के साथ है, तो ये दा के साथ लग जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उद्धार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मनोयोग शब्द का सही संधि विच्छेद है। मनोयोग ये आपकी विसर्ग संधि का है, आपको बताना है
कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए मनु प्लस योग, ऑप्शन बी मनो प्लस योग, ऑप्शन सी मन प्लस योग, ऑप्शन डी मन प्लस योग। देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया विसर्ग संधि से आप इसका आंसर पकड़ लिए होंगे, ऑप्शन सी मन प्लस योग मनोयोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, निर्वासित में प्रत्यय है। आपको बताना है निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी सित, ऑप्शन डी इत। तो आप सब जानते हैं कि उपसर्ग हमारे शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमारे शब्द के पीछे लगते हैं। तो आपके निर्वासित, तो निर्वास में हमने इत प्रत्यय लगाया, बन गया क्या निर्वासित। तो ये हमारा डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक में प्रत्यय है। आपको बताना है शिक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा है। ए क, बी अक, सी आक, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि शिक्षक शब्द में यदि प्रत्यय लगा है तो कौन सा शब्द है, नहीं लगा है तो अपना आंसर कीजिए। जिसका सही राइट आंसर होगा वो है आंसर बी अक। अक प्रत्यय लगाकर बनता है शिक्षक। चलिए शिक्षा में हम अक प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है शिक्षक, शिक्ष धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको नहीं बताना है, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए। ये मिस्टेक हो जाता है कि हम पेपर में जल्दी में देखते नहीं है नहीं को और अपना आंसर टिक कर देते हैं देखते ही। ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी वाड़ी, ऑप्शन डी वीड़ा पाड़ी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वाड़ी। वाड़ी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपके तीनों क्या है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कनिष्ठ का विलोम है। आपको बताना है कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी विशिष्ट, ऑप्शन सी ज्येष्ठ, ऑप्शन डी महान। तो पहले आप ये जान लीजिए कि कनिष्ठ का मतलब क्या होता है, तो शायद आप आंसर जल्दी कर पाए। कनिष्ठ का मतलब होता क्या है छोटा। तो चलिए अब आप आंसर कीजिए, अब आसान होगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मीन्स होता है बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, चेतन का विलोम है। आपको बताना है चेतन शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए अचेतन, ऑप्शन बी अज्ञान, ऑप्शन सी मृत, ऑप्शन डी सचेतन। चेतन का विलोम शब्द क्या होगा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अचेतन। चेतन मतलब जो हम चेत की अवस्था में हो, मतलब सक्रिय अवस्था में हो तो वो होता है चेतन। और अचेतन का मतलब जो चीजें हमें भूल चुकी हो, विस्मरण की अवस्था में होती है, वो होती है हमारी अचेतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है। ऑप्शन ए शिष्ट, ऑप्शन बी शिष्टाचार, ऑप्शन सी शिष्टता, ऑप्शन सी शिशु। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है, तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी शिष्टता। शिष्टता हमारे अंदर एक भाव होती है, तो ये हमारी क्या है भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। नीति को जानने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं। जो नीति को जानता है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नैतिक, ऑप्शन बी नीतिज्ञ, ऑप्शन सी नीतिकार, ऑप्शन डी नास्तिक। तो आपको बताना है नीति को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीतिज्ञ। नीति को जानने वाले को हम बोलते हैं नीतिज्ञ। नास्तिक मीन्स क्या होता है, तो आप बताइए। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो।
क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए विग्रह, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी संक्षेप, ऑप्शन डी विच्छेद। आपको बताना है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन सी विच्छेद। तो समास का संक्षेप, ऑप्शन सी संक्षेप इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि समास में हम संक्षेप करते हैं, मतलब उसके बड़े शब्दों को जोड़ करके समीप ले आते हैं, संधि में क्या किया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको टॉप 20 सामान्य हिंदी के प्रश्नों को यहाँ पर कराया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए, तो हम हिंदी पर आपके लिए और क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।